भीमा कोरेगांव का वायलेंस जो हुआ, तो उसके बारे में हम अधिकतर सुनते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात होती है और अनिल तेलतुंबड़े का भी नाम आता है। तो वो वायलेंस क्यों हुआ था उस पे कुछ बता सकते हैं? और उसके बाद में बीबीए का फॉर्मेशन हुआ है 2018 में, तो कुछ कनेक्शन है फॉर्मेशन का भीमा कोरेगांव वायलेंस? देखो, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले अपन भीमा कोरेगांव वाज अ प्लेस ऑफ कल्चरल असर्शन। मतलब भीमा कोरेगांव इज आल्सो पहली जगह जहां पे हमने मार्शल मतलब लड़ाई का असर्शन हमने डॉक्यूमेंट किया है। और जब से बाबा साहब भीमा कोरेगांव गए उसको मनाया जाता है, उसका जल्लोश होता है, उसका एक जलसा होता है। और इस वजह से हर साल कम से कम 20-30 लाख लोग भीमा कोरेगांव पे आते हैं भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पे वंदन करने को। Even Golwalkar wrote in his book Bunch of Thoughts and criticizes this thing that Baba Sahib used to visit this place. तो गोलवलकर का एनालिसिस यही था कि अभी आप मराठा रेजिम देखोगे या मराठा रूल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शाहू महाराज थे, ये बहुत प्रोग्रेसिव बहुजन लीडर्स थे जिनके आर्मी में, जिनके फौज में हर समाज का, हर कास्ट का एक वॉरियर रहता था, उनको समान ट्रीटमेंट थी। सेकेंडली वो दूसरी तरफ पीजेंट किंग भी माने जाते हैं जो गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए लड़ते थे और जिनके रूल में बहुजनों का लूट मार नहीं हुआ। पर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद एक तरीके से पेशवा रूल आ गया। पेशवा रूल वाज एन कंप्लीट ब्राह्मणिकल रूल। पेशवा ये खुद सरदार थे, एक सरदार थे शिवाजी महाराज के कोर्ट में, ब्राह्मण थे और उन्होंने एक दौर से ब्राह्मणवाद वापस लेके आए थे कि और एक महाराष्ट्र में जो कस्टम था कि हमारे गले में एक क्या बोलते हैं, हांडी रहेगी, मटका रहेगा और पीछे एक ब्रूम रहेगा, झाड़ू रहेगा, कि हम चलेंगे तो हमारे जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए एंड इफ वी स्पिट वो मटके में स्पिट होना चाहिए। तो वो जो रिग्रेसिव रूल्स थे, महिलाओं के ऊपर जो रिग्रेसिव रूल्स वापस लाए गए थे, वो चालू हुआ था पेशवे के रूल में। और महार रेजिमेंट जो था, जो एक दलितों का रेजिमेंट था, दे सेड कि हमको लड़ना है तो पेशवाई के खिलाफ, हमको यहाँ के लोकल लीडर्स को हरा के ब्रिटिश रेजिमेंट एस्टेब्लिश करना है, ऐसे नहीं था, हमको लड़ना था पेशवाई के खिलाफ। एंड पेशवाई इज इक्वल टू ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म। तो वो लड़ाई जो थी वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थी। और जहां पे ब्राह्मणिज्म का खात्मा होता है या ब्राह्मण आर्मीज या फोर्सेस को महार रेजिमेंट खत्म करती है, वहां पे हमको एक गोलवलकर की थोड़ी जलती हुई दिखेगी। तो भीमा कोरेगांव का हमने इतिहास देखा तो भीमा कोरेगांव इज द फर्स्ट मिलिट्री मार्शल असर्शन। एक जो लड़ाई हुआ, मतलब एक्चुअल वाला लड़ाई जिसको हम मार्शल असर्शन कहते हैं, वहां के ब्राह्मणिकल फोर्सेस के खिलाफ। अभी अगर मराठा रेजिम में देखा, मराठा रूल देखा, तो महाराष्ट्र के इतिहास में आप ये जानोगे कि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, ये हमेशा प्रोग्रेसिव रूलर्स माने जाते थे, बहुजनों के लीडर्स माने जाते थे, किसानों के, गरीबों के, और जिनको हम कष्टकरी समाज बोलते हैं, मेहनत करने वाले लोग पेजेंट्स बोलते हैं, उनके लीडरशिप थे। उनके बाद आ गया पेशवा राज। पेशवा राज ये ब्राह्मणिकल रूल था, ब्राह्मणिकल फोर्सेस थे और उन्होंने एक तरीके से जातिवाद वापस लेके आया था। और जो असर्शन था भीमा कोरेगांव का कि महार रेजिमेंट ने एक 500 लोगों ने एक 10,000 से ज्यादा पेशवाओं को काट डाला, तो वो दो तरीके का सिग्निफिकेंस था। पहला कि पहली बार ऐसे हुआ है कि यहाँ के जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे उन्होंने हथियार उठाए अपर कास्ट के खिलाफ, और सिर्फ हथियार नहीं उठाया तो 500 लोगों ने 10,000 लोगों को काट डाला है। तो वो चीज अगर कोई सेलिब्रेट करता है तो गोलवलकर जो आरएसएस के फाउंडर है उनकी जलनी तो जरूर है
इसलिए वो बाबा साहब के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। पर भीमा कोरेगांव एक सिर्फ महार रेजिमेंट के लिए असर्शन नहीं था, वो पूरे महाराष्ट्र के बहुजनों के लिए, और जिन्हें हम महाराष्ट्र के वंचित शोषित समाज कहते हैं, उनके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस था और एक प्रेरणा स्थान हो गया। क्योंकि वो पहला डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री था जहां पे सो कॉल्ड लोअर कास्ट ने हथियार उठाए अपने न्याय, अधिकार और हक के लिए लड़ने के लिए, और उस चीज को बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट किया। और तब से भीमा कोरेगांव में लोगों की जाने वाली संख्या बढ़ती रही। अभी भीमा कोरेगांव में 2 शख्स थे जिन्होंने एक साजिश षड्यंत्र रचा था, एक राइट लाइक सिचुएशन खड़ा करने का, और वो राइट था मराठा वर्सेस दलित। तो उन्होंने क्या किया कि भीमा कोरेगांव की में जाने वाली एक जो एरिया है, जो छत्रपति संभाजी महाराज की वहां पे समाधि भी है, वो ऐसे मानते हैं, तो वो रास्ते से आने वाले सब गाड़ियों पे उन्होंने अटैक किया और पत्थरबाजी की, लाठी से हमला किया, कुछ गाड़ियां और दुकान जलाए भी दिए। और ऐसे पिक्चर 1-2 दिन के लिए पेंट करने में आया कि ये दलित वर्सेस मराठा है। पर 2 जनवरी को 2018 में प्रकाश अंबेडकर, बाला साहब अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और बोला कि ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश थी हम पे हमला करने की, वो मराठा समाज की नहीं थी, तो वो 2 ब्राह्मण नेताओं की थी, जिनका नाम है मिलिंद एकबोटे और मनोहर भिड़े, जिसको संभाजी भिड़े बोलते हैं, उनकी थी। और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, उनके फॉलोअर्स जो है, उन्होंने आके अटैक किया मराठा वर्सेस दलित ऐसे राइट करने को, राइट लाइक सिचुएशन खड़ा करने को महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद 3 जनवरी को एक महाराष्ट्र बंद पुकारा गया। वो महाराष्ट्र बंद महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महाराष्ट्र बंद ऐसे माना जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ दलितों का या बुद्धिस्ट लोगों का या अंबेडकरवादी लोगों का नहीं, तो बहुत सारे जो अनुसूचित जाति है, भटकी जाति है, जिन्हें हम VJNTs बोलते हैं, माइक्रो ओबीसीज है, आदिवासी ST समाज है, और लार्ज बहुजन ग्रुप जो 80% फॉर्म करते हैं, उन सब का एक डिसीजन हुआ कि आज जरूरत है तो हम सबको एक आने की, और ये दिखाने की कि 80% लोगों पे 20% लोग राज नहीं कर सकता, और उसके लिए हमको एक पॉलिटिकल असर्शन की जरूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। इसलिए पंढरपुर में धनगर समाज के लोग थे, उन्होंने एक गैदरिंग कॉल किया, मिलावा जैसे कहते हैं, वो कॉल किया, और उसमें उन्होंने घोषित किया कि वंचित बहुजन आघाड़ी ये नई पार्टी बनेगी, और वी रिक्वेस्ट बाबा साहब अम्बेडकर कि आप इसका प्रेसिडेंट बनो और ये रूल करो। तो उस तरीके से भीमा कोरेगांव से वंचित बहुजन आघाड़ी का फॉर्मेशन जुड़ा है, जहाँ पे एक महाराष्ट्र का जो प्रतीक था, एक जो प्रेरणा स्थान था, जहाँ पे हमारे पास पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जातिवाद के खिलाफ लड़ाई करने का, एक युद्ध पुकारने का। उधर अगर यहाँ के जातिवादी लोग हमारे प्रेरणा स्थान पे अगर हमला कर सकते हैं, तो आज हमें एक साथ आके दिखाना पड़ेगा कि हम 80% है, तुम 20% हो। और इस वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी का फॉर्मेशन हुआ, और उस तरह से एक नया महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में और आगे जाके जल्दी ही इंडिया के पॉलिटिक्स में एक नया दौर आएगा। तो हमने देखा कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन थे, तो उसमें ओवैसी की पार्टी के साथ में जब अलायंस किया था, तो अच्छा खासा वोट शेयर मिला था, जो एक नई पार्टी के लिए काफी सफिशिएंट है। तो लेकिन अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, एक इंडिया अलायंस, बहुत बड़ा अलायंस बना हुआ है, जिसमें कुछ 28-27 पार्टियां जो है शामिल है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कोई भी बड़ी दलित इंडिपेंडेंट पार्टी जो है, या बहुजनों की पार्टी जो काफी इंडिपेंडेंट है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, क्या रीजन है? तो क्या ये इस अलायंस को सफल बनाता है या नहीं बनाता है?